बच्चों आज हम एनालिसिस करने वाले हैं साइंस का प्री बोर्ड का एग्जाम जो अभी रिसेंटली में हुआ है। और उसके अंदर हम देखेंगे कि जो उसका लेवल था वो इजी था, एवरेज था या फिर डिफिकल्ट था। इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ केवल बायोलॉजी वाले पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये साइंस का पेपर है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेक्शन ए जिसके अंदर हमारी होने वाली है बायोलॉजी। उसके बाद हम सेक्शन बी को देखेंगे जिसमें हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और थर्ड वाला जो सेक्शन होगा उसके अंदर हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा और इस वाले पेज पर आपको हिंदी के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। हम दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे और आसानी से ईजी लैंग्वेज के अंदर हम कोशिश करेंगे इसको समझने की कि इसमें आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसमें दे रखा है ए बिग ट्री falls in a forest, but its roots are still in contact with the soil. The branches of this fallen trees grown straight up, and this happen in the response to. अगर हम हिंदी में बात करें तो ये सवाल क्या कहता है, जंगल में एक बड़ा पेड़ पेड़ गिर जाता है लेकिन उसकी जड़ें अभी भी मिट्टी से जुड़ी रहती हैं और इस गिरे हुए पेड़ की शाखाएं सीधे ऊपर की ओर बढ़ जाती हैं। यह किसके प्रति प्रतिक्रिया का कारण होता है? अब एक पेड़ है और एक पेड़ क्या कर गया, वो ऊपर से गिर गया यानी कि मुड़ गया, टूट गया वो। और मुड़ने के बाद यानी कि टूटने के बाद उसकी जो हमारी ब्रांच थी यानी कि वहां से क्या कर रहा है, जो उसके स्टेम्स था वहां से एक नई ब्रांच ग्रो करी है और वो बढ़ती जा रही है बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ को। तो हमें पता है कि कोई भी पेड़ अगर वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा, उसकी कोई भी ब्रांच बढ़ती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है सनलाइट की तरफ। जहां से सनलाइट आएगी वहीं पर वो ग्रो करता है। उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि वो रिस्पॉन्स करते हैं सनलाइट की तरफ। तो आपको याद रखना है प्लांट्स की जो ग्रो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, लाइट। और सेकंड, जो उसकी रूट्स ग्रो कर रही है जमीन के नीचे, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जिस डायरेक्शन के अंदर लगेगी अर्थ की रूट्स में, रूट्स उसी डायरेक्शन के अंदर ग्रो होगा। तो ऑप्शन ए देखो, इसमें दे रखा है वाटर और लाइट। लाइट तो रीजन है बट वाटर नहीं है। वाटर एंड मिनरल्स, ये भी ऑप्शन नहीं है। वाटर, ग्रेविटी एंड वाटर, ग्रेविटी है बट वाटर नहीं है। तो लाइट और ग्रेविटी, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो होगा हमारा सी, यानी कि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक द हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी बगैर इच्छा के होती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन क्रिया या फिर रक्तचाप का नियंत्रण, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण, ये किसके द्वारा होता है? अब ऑप्शन हमारे पास चार दे रखे हैं। एक है फोर ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड और मिड ब्रेन के अंदर। अब जरा ध्यान आपको रखना है, दे रखा है चारों मेडुला। तो हिंड ब्रेन का जो हमारा फंक्शन होता है यानी कि जो पार्श्व मस्तिष्क होता है, पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है, उसके अंदर सारी की सारी इनवॉलेंट्री एक्शन सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, कुछ होता है हमारा हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो फ्रेन फोर ब्रेन तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, थिंकिंग वगैरह करना। स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होगा, मिड ब्रेन भी नहीं होगा। हम ऑप्शंस किस पे लगाने वाले, हिंड ब्रेन पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि पश्च मस्तिष्क में मेडुला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव में भोजन की पाचन प्रक्रिया पूर्ण कहां होती है, कंप्लीट कहां होती है डाइजेशन? तो स्टोमक में होगा, फूड पाइप में होगा, या माउथ में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा? तो हम सिंपल, ये सबको पता होता है कि डाइजेशन कंप्लीट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के बाद जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो चला जाता है बड़ी आंत के अंदर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए ह्यूमन बेबी इनहेरिट इट्स सेक्स फ्रॉम इट्स फादर बिकॉज ऑफ, यानी कि जो मानव शिशु का लिंग होता है उसके पिता से निर्धारित होता है। उसके पीछे क्या रीजन होते हैं? क्योंकि ऑप्शन क्या दे रखा है, ए मदर प्रोवाइड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ये तो गलत है क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम किसमें होते हैं, फादर के अंदर होते हैं। फादर प्रोवाइड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो सिंपल इसका आंसर क्या होने वाला है, बी। बाकी सी और थर्ड हमने पढ़ेंगे नहीं, सी और डी। इसमें दे रखा है बोथ पेरेंट्स प्रोवाइड द वाई क्रोमोसोम, ये भी गलत है। बोथ पेरेंट्स प्रोवाइड द एक्स क्रोमोसोम, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए फूड चैन? हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला जब हम बात करते हैं तो कई सारी, जब फूड, जो हम बात कर रहे हैं फूड चैन की, तो फूड चैन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। सबसे नीचे हमें पता है प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद पहले पे आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर थर्ड कंज्यूमर। ठीक है,
तो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमारे होते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रास है, वेट है और मैंगो है। तो ग्रास को वेट तो खाएगा नहीं, यानी कि गेहूं तो खाएगा नहीं। ग्रास को गॉट गॉट खाएगा और गॉट को ह्यूमन खा सकता है। तो ये एक हमारी फूड चेन बन रही है। आगे भी देखते हैं गॉट और काउ, गॉट को काउ खाएगा नहीं खाएगा, तो ये भी फूड चेन नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं ग्रॉस को फिश, क्या ग्रॉस को फिश खाएगी घास को? नहीं खाती। और फिश को गॉट खाएगा? अच्छा, ग्रॉस को फिश तो खा लेगी लेकिन फिश को गॉट नहीं खाएगा, क्योंकि गॉट भी शाकाहारी है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो फूड चेन एक ही है जो हमारी बी है, यानी कि घास, बकरी और मानव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें क्या कह रहा है? द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। अगर हम हिंदी में बात करें तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदा कैसा होता है? अब हम बात करें पारितंत्र की, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर। जब हम इकोसिस्टम के अंदर फूड पिरामिड पढ़ते हैं तो उसमें पता होता है सबसे नीचे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर, उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आते हैं टर्सरी कंज्यूमर। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमारा यही होता है, पहले वो प्रोड्यूसर लेंगे, जितनी भी सन से लाइट आती है सारी के सारी वो कहाँ जाएगी? प्रोड्यूसर के पास जाएगी। प्रोड्यूसर से कौन एनर्जी कंज्यूम करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हमारे थर्ड कंज्यूमर वाले लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रोड्यूसर को सीधा हमारे टर्सरी ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स को सीधा लॉयन खा लेगा या ईगल खा लेगा। लॉयन क्या खाएगा? वो तो खाएगा हिरन को ही, और हिरन क्या है हमारा? फर्स्ट या सेकेंडरी के अंदर फर्स्ट में आएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है? एनर्जी हमारा एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है। प्रोड्यूसर से फ्लो हो रही है हमारी प्राइमरी में, प्राइमरी से फ्लो हो रही है सेकेंडरी के अंदर। तो एनर्जी का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? हमारा यूनी डायरेक्शनल है। तो यूनी का यानी कि एक दिशीय इसकी क्या होती है? गति होती है। बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, मल्टी डायरेक्शनल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मल्टी का मतलब बहुत सारे डायरेक्शनल्स, प्रोड्यूसर को टर्सरी कंज्यूमर भी खा रहा है, सेकेंडरी भी खा रहा है, सेकेंडरी को टर्सरी खा रहा है, तो इस तरह का मल्टी डायरेक्शनल बिल्कुल नहीं होगा। साइक्लिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हो गया ए। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्या था? क्या है? द एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू अल्ट्रावायलेट रे एंड रिजल्ट इन, यानी कि हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम इसको? मनुष्यों के परामैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क से क्या परिणाम होता है? अब हमें पता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है सन से जो डायरेक्टली आता है, जिसको रिफ्लेक्ट कौन कर देता है? मोस्टली ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ से बाहर। बट फिर भी अगर कुछ आ जाता है तो वो हमको किस तरह से अफेक्ट करेगा? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करेगा, लंग्स को डैमेज करेगा, या स्किन कैंसर को कॉज करेगा, या एसिडिटी या पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी को बनाएगा। अब इसमें दो दो ऑप्शन दे रखे, 1 एंड सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ, 1 एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें देखो, सबको पता होगा कि स्किन कैंसर तो कॉज करता है, जितनी भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं वो स्किन कैंसर को कॉज करेगा, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सी में भी है और थर्ड वाला ऑप्शन हमारा डी में भी है। इसका मतलब पहला वाला गलत है और दूसरा वाला गलत है। अब हम देखते हैं इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक तो पहला है और एक है चौथा, यानी कि फर्स्ट डैमेज टू इम्यून सिस्टम या फिर एसिडिक पेप्टिक अल्सर। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कॉज करता है? तो आपको याद रखना है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स को भी डैमेज करती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति करेगी और त्वचा कैंसर को कॉज करेगी। तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड वाला। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब इसके अंदर असर्शन क्या दे रखा है, यानी कि अभिकथन। इंग्लिश में पढ़ते हैं हम सबसे पहले, द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स मसल्स टिश्यू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एज द एंड प्रोडक्ट। अगर हम हिंदी की बात करें तो जंतु पेशी को उत्तक में अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। क्या ये करेक्ट है? तो अगर हम इसकी बात करें, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन उसको बोलते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो श्वसन हमारा क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो यानी कि लैक्टिक अम्ल का उत्पाद होगा कब? जब हमारा अवायवीय श्वसन होगा। तो यानी कि ये तो ट्रू है। अब हम बात करते हैं इसका रीजन की, यानी कि जो उसका कारण दे रखा है, द buildup of the lactic acid in our muscles during sudden activity cause the cramps। अगर हम हिंदी में बात करें क्या दे रखा है? अचानक गतिविधि के दौरान हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव क्रैम्प का कारण बनता है। यानी कि ये भी ठीक है। हमने पढ़ा है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, अचानक से कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प आता है, और जिसके पीछे रीजंस क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का जमाव, लैक्टिक अम्ल का बनना। यानी कि ये भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। और हमारा असर्शंस क्या दे रखा था कि जो रेस्पिरेशन है हमारा एनारोबिक, उसके पीछे क्या रीजन था? कि लैक्टिक एसिड का बनना है। यानी कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब बात आती है ए और बी में से। इसमें दे रखा है अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन। अब दोनों को देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है?
कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमको बता रखा है लैक्टिक एसिड ही होता है जिसके पीछे कॉज है, जो रीजनेबल है किसके लिए, हमारे मसल्स क्रैम्प के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, ए। हिंदी में क्या बोलेंगे हम, ए वाला। ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या की गई है। एक बार नोवा क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। इसमें असर्शंस क्या दे रखा है, pollen grains are the male gametes which fertilize the egg cells present in the ovules। अगर हम हिंदी में बात करें तो परागकण नर युग्मक हैं जो बीजांड के स्थित अंड कोशिका का निषेचन करते हैं। यानी कि ये तो करेक्ट दे रखा है, क्योंकि जो हम फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं तो फ्लावर के डायग्राम में पढ़ा है, यहाँ पर बीच में क्या होता है, ओव्यूल्स, ओवरी होती है, और यहाँ पर क्या होते हैं, स्टेमन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फॉलन करेंगे इसके अंदर, ओव्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब भी होगा जब पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, ओव्यूल्स के अंदर। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। सेकंड, फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस ओनली इफ पॉलन ग्रेन्स फॉल इन द ओवरी। अब इसके अंदर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर दे क्या रखा है कि फर्टिलाइजेशन जब भी होगा जब पॉलन ग्रेन्स ओवरी के अंदर फॉल करेंगे। अगर कोई पॉलन ग्रेन्स इस ओवरी के अंदर गया है तभी क्या हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इसके पीछे करेक्ट रीजन ये है कि अगर वो ओव्यूल्स के साथ मिक्स होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवरी के लिए कंफर्मेशन नहीं है, ओव्यूल्स के लिए है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट नहीं है, रीजन जो दे रखा है। ठीक है, अगर ओवरी की जगह ओव्यूल्स गिवन होता तो हम बोलते कि हाँ ये जो रीजन है वो करेक्ट है, तब हमारा ऑप्शन हो जाता ए। तो यानी कि हमारा सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और पहली वाली ट्रू हो गई। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हिंदी में हमने देख लिया, रीजन क्या दे रखा था, निषेचन केवल तब हो सकता है जब परागकण अंडाशय में पहुंचे। तो कंप्लीट जरूरी नहीं है कि वो अंडाशय में पहुंचेंगे तभी होगा, वो ओव्यूल्स में यानी कि अंड कोशिका के साथ में जब ऐड होंगे तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट द आइदर ए और बी ऑप्शंस। हिंदी में पढ़ लेते हैं, छात्र को ए और बी में से कोई भी एक विकल्प करना है। अब जरा ध्यान से देखो, नेम ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द एंड प्रोडक्ट्स आर। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन का प्रकार बताइए जिसमें अंतिम उत्पाद होता है। अब श्वसन कितने तरह के पढ़े हमने, रेस्पिरेशन दो तरह के पढ़े थे, एक था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक था वायुमीय और एक था अवायुमीय करके था। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, किधर गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन था यानी कि अवायवीय श्वसन, और एक था हमारा वायवीय श्वसन जिसमें हमारा होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखो ये बना है हमारा इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, और अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है वो बनता है ईस्ट के थ्रू। ईस्ट हमारी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देती है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ईस्ट का जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो सिर्फ आपको नाम लिखना था कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा फॉर्मेशन होगा ये किसमें होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होगा। और हिंदी में क्या बोलते थे इसको, अवायवीय श्वसन। नाउ अगर हम बात करें सेकंड की, CO2 और H2O, तो इसके अंदर ध्यान से देखो, वाटर बन रहा है और हमारा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है जब कंप्लीट हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी मिलेगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और हिंदी में बोल देंगे वायवीय श्वसन। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शंस की। बी में क्या पूछा है, व्हाई डू सम पीपल्स नीड द यूज ऑफ द डायलिसिस मशीन। अब डायलिसिस मशीन सम पीपल क्यों यूज करते हैं, कुछ लोग अपोहन जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस का मशीन का उपयोग क्यों करना पड़ता है। तो कौन करता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो पर्सन किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, उसको डायलिसिस की मशीन की जरूरत होती है। एंड व्हाट डज द मशीन डू, ये मशीन क्या करती है, ये मशीन वही करती है जो हमारा काम होता है किडनी का, यानी कि हमारे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स को अलग करना, सेपरेट कर देना, फिल्टर कर देना। तो यही मेन काम होता है। तो ये 2 नंबर का सवाल था। अगर आपने 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने लिखा है कि डायलिसिस मशीन किसको दी जाती है, जिसकी किडनी फेल होती है। सेकंड आपको बताना था कि ये मशीन क्या करती है, ये मशीन वेस्ट को रिमूव करती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट करना है। अब पहले देखो जरा, व्हाट विल हैपन इफ जाइलम टिश्यू इन द प्लांट इज रिमूव्ड। हिंदी में बोले तो यदि हम जाइलम उत्तक को निकाल दें तो क्या होगा। अब प्लांट्स के अंदर हम 2 उत्तक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फ्लोएम और एक पढ़ते हैं जाइलम। तो आपको दोनों के फंक्शन अगर याद होंगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से अदर पार्ट्स तक। अगर हम बात करें जाइलम, तो जाइलम का फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर क्या करता है, वो एक जगह से यानी कि रूट से बाकी सारे पार्ट्स में फ्लो कराता है। अगर हमने जाइलम को हटा दिया तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी कि वाटर का फ्लो नहीं होगा प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स मुरझा जाएगा यानी कि विल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और एट द एंड क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, वो मर जाएगा प्लांट्स। तो दो ही रीजन लिख सकते थे आप। अब आते हैं इसके बी पार्ट्स पे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग इन मैमल्स और बर्ड। अगर हम हिंदी की बात करें, स्तनधारियों व पक्षियों में ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध रुधिर क्यों अलग अलग रखना आवश्यक है। अब जब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हार्ट के अंदर हमने पढ़ा था एक होता हमारा लेफ्ट वाला चैम्बर और एक होता हमारा राइट वाला चैम्बर। तो दोनों के बीच में एक मसल्स होती है जिसको हम बोल देते हैं सेप्टम बोल देते हैं, और वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करती है, ठीक है। अब जब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हैं, तो ये जरूरी क्यों है। तो आपको याद रखना है, अगर ये जरूरी नहीं होता, यानी कि अगर ये अलग अलग नहीं करते, तो दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं और हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिलती। तो ताकि हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई मिलती रहे, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहे, इसीलिए हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना जरूरी होता है। बस आपको यही रीजन देना था। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि आपने लिखा भी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट इज फूड वेब, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद जाल, क्या है, और इसके कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, यानी कि एक विशेषता बतानी है। जो फूड वेब होती है वो बनती है फूड चैन से, जब कई सारी फूड चैन को हम आपस में जोड़ देते हैं। फूड चैन जैसे हमारी घास है, वो घास को खा गया हमारा ग्रास ऑफर्स, टिड्डा खा गया, ठीक, और टिड्डे को खा गया हमारा फ्रॉग। तो ये हमारी हो गई एक फूड चैन हो गई। इसी तरह से दूसरी फूड चैन ले लेते हैं। जैसे ग्रास है और ग्रास को सीधे खा गया कोई, सपोज करो कोई एनिमल्स खा गया या ग्रास ऑफर्स ही खा गया, ठीक है, और ग्रास ऑफर्स को इस बार कोई खा गया, बर्ड खा गया, ठीक है, और बर्ड को कोई ईगल खा गया, ठीक है। तो ये दो हमारी क्या हो गई, फूड चैन हो गई। अगर हम इनको क्रॉस लिंक कर देंगे, यानी कि आपस में जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी फूड वेब हो जाएगी। जब जब दो या दो से अधिक फूड चैन को आपस में इंटरलिंक लिंक करते हैं, सो दैट इज नॉन एज द फूड वेब। ये इसकी डेफिनेशंस थी। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसका जो विशेषता है, इसकी एक ही विशेषता होती है कि ये जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसके बैलेंस में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है, ताकि इसकी की वजह से हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना था, ठीक है। इट हेल्प इन द मेंटेन आवर इकोसिस्टम। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। नेम द हार्मोन एंड देयर फंक्शन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हिंदी की बात करें, तो निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी दो तरह की ग्रंथियां होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक एक्सोक्राइन, ठीक है, द्वारा स्रावित स्रावित हार्मोन्स और उनके कार्य लिखने हैं। यानी कि ये जो ग्रंथि दे रखी हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन्स निकलता है और उसका काम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड्स की, हिंदी में बोलते हैं उसको अवटु ग्रंथि। ये हमारे नेक के अंदर प्रेजेंट होती है, और थायराइड ग्लैंड्स का काम क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करना, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करना। हिंदी में भी आप यही लिख सकते हो, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, सेम ही लिखना है। इसका काम क्या होता है, अब इसका काम आपको याद रखना है। जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है या हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है। तो दोनों में से आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते थे, रीजन लिख सकते थे, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना या फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ को करना। सेकंड अगर हम बात करें पैनक्रियाज, हिंदी में इसको बोलते हैं अग्न्याशय। तो पैनक्रियाज के अंदर निकलते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज हमारा कौन सा निकलता है, इंसुलिन, इंसुलिन ये निकालता है। और इंसुलिन हमारा क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसी की तरह अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि ये वृक्क किडनी के ऊपर होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी क्या, इसका हार्मोन्स कौन सा होता है, एड्रिनलाइन, ADRENALINE, एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। और ये हमारा इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी को देने का काम करता है। तो ये इमरजेंसी
कंडीशंस के अंदर हमारी हार्ट की बीट को बढ़ा देता है। तो इट इंक्रीज द हार्ट बीट ड्यूरिंग द इमरजेंसी केस। ठीक है, ये आपको इसके फंक्शन में लिखना था, इसके कार्य में लिखना था। उम्मीद है आपने तीनों लिखे होंगे और आपको तीनों नंबर मिले होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाई डिड मेंडल चूज द गार्डन पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? अब एक्सपेरिमेंट के लिए इसने पी प्लांट्स को ही चूज क्यों किया? इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, आपसे सिर्फ पूछे गए दो। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही पौधा क्यों चुना था? अब इसके दो कारण बताने हैं। अब दो कारण में से आपको याद रखना है, सबसे पहले जो मटर का पौधा होता है उसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। इसके अंदर सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। और इसकी जो लाइफ होती है वो भी बहुत शॉर्ट होती है, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, और इसके अंदर जो सीड्स निकलते हैं मटर के पौधे में, देखा होगा बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, बहुत ज्यादा ऑफ स्प्रिंग पॉसिबल होती है, तो वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी इसका रीजन था। और जो इसके ट्रेट्स होते हैं यानी कि जो लक्षण हैं वो आसानी से ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी कि पौधा छोटा था, पौधा बड़ा था, पौधे का जो हमारे सीड्स थे रिंकल थे, राउंड थे, ये सारे के सारे ट्रेट्स में आ जाएंगे। तो कोई भी दो आप लिख सकते थे। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं सेकंड, इसका बी पार्ट। लिस्ट द टू कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गार्डन पी विच मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मटर के पौधे में मेंडल द्वारा प्रयोग में लाई गई दो विपरीत विशिष्ट दृश्य लक्षणों की सूची बनाई है। ठीक है, एक तो आपको याद है कि जो पौधा यूज किया गया था उसकी हाइट शॉर्ट थी और लॉन्ग थी। सबसे पहला तो हमारा यही था कि जो पौधा है वो छोटा है या फिर बड़ा है। दूसरा जो हम पौधा यूज कर रहे थे उसके जो सीड्स थे वो कैसे थे, या तो हमारे राउंड शेप के थे या फिर रिंकल शेप के थे। ये भी हमारा अलग ट्रेट्स था जो हमारा विजिबल था। उसके बाद हम लिख सकते हैं उसका कलर भी लिख सकते हैं, कुछ हमने येलो सीड्स लिए थे और कुछ हमने ग्रीन सीड्स लिए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आपने ये एग्जाम में लिखे होंगे और आपको पता होगा। कोई भी आपको दो ही लिखने थे ट्रेट्स। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे रखा है 15 वाला। अब इसमें दे रखा है अनीता 15 years old student recently participate in a school events where she enjoy a variety of the rich and spicy foods. Soon after the events she began experiencing stomach discomfort and bloating. अब उसने क्या करा, बहुत सारा स्पाइसी फूड खाया और उसको डिस्कम्फर्ट और ब्लॉटिंग होने लगी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज अनीता नोटिस इरेगुलर बॉवल हैबिट एंड ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन। उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जे की भी शिकायत रहने लगी और इरेगुलर बाउलिंग हैबिट भी हो गई, यानी कि लूज लग गया। हर डॉक्टर एक्सप्लेन दैट सच सिम्टम्स कुड अकर व्हेन द डाइजेशन प्रोसेस इज इनएफिशिएंट। डॉक्टर ने इसको क्या सजेस्ट किया कि उसकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इनएफिशिएंट है, लीडिंग द इम्प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स that are not eliminated properly. This highlighted the importance of both digestions, breakdown of the food of absorbable nutrients and excretions. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो चीज की, एक डाइजेशन की और एक एक्सक्रीशंस की। रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेसिव मटेरियल इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। अब इसको एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ आपको। अनीता 15 वर्ष की एक छात्रा है जो स्कूल कार्यक्रम में शामिल हुई और विभिन्न समृद्ध और मसालेदार भोजन का लुत्फ उठाया। बहुत सारे मसालेदार खाना खाया उसने और उस कार्यक्रम के तुरंत पश्चात पेट में अव्यवस्था और गैस महसूस हुई, गैस की दिक्कत हुई और अव्यवस्था, अच्छा फील नहीं कर रही थी। कुछ दिन बाद उसका अनियमित मल त्याग हो गया और कब्ज की शिकायत भी रहने लगी। उसे चिकित्सक ने बताया कि यदि आहार पाचन ठीक से ना हो तो पौष्टिक तत्वों का अवशोषण नहीं होता और अपशिष्ट बाहर नहीं निकलता। इस प्रकार पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण और उत्सर्जन यानी कि शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त जल की निकासी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी कि हम हेल्थ के लिए बात करेंगे तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर हमारा एक्सक्रीशन हो यानी कि वेस्ट मटेरियल्स कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से रिलीज होते रहें, और प्रॉपर डाइजेशन यानी कि जो भी इसेंशियल न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते रहे, तभी हम उसको बोलते हैं ओवरऑल हेल्थ मेंटेन है। अब सवाल देखते हैं, सवाल पूछता क्या है। आइडेंटिफाई वन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट प्ले द की रोल इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हिंदी में देखो, क्षुद्रांत में भोजन को विखंडित करने वाला एक एंजाइम बताइए। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यानी कि क्षुद्रांत होता है, उसके अंदर जो हमारे एंजाइम यूज करते हैं वो जनरली वो यूज करते हैं जो हमारा पैनक्रियाज रिलीज कर देता है। तो ये हमारे जैसे हो गए ट्रिप्सिन, आप ट्रिप्सिन लिख सकते हो। ठीक है, और हम अमाइलेज भी लिख सकते हैं। ट्रिप्सिन जिसका मेन काम क्या होता है हमारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। अमाइलेज लिख सकते हैं जिसका मेन काम क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना। और इसके अलावा क्या होता है हमारा
एक दो और लिख सकते हो जो हमारा उसको फैट को ब्रेक करता है, फैट के लिए हम क्या बोलते हैं, लाइपेज, वो भी लिख देना। तो तीनों में से मेरे ख्याल से एक ही पूछा है, तो आपको एक ही लिखना था। ट्रिप्सिन भी लिख सकते थे, अमाइलेज भी लिख सकते थे, लाइपेज भी लिख सकते थे। अब हम बात करते हैं इसका बी पार्ट। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद वाटर एब्जॉर्ब होता है, और यह होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर। ये पूछा है ना, पाचन तंत्र का वह भाग कौन सा है जहां जल का अवशोषण होता है, तो जल का अवशोषण होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर, यानी कि बड़ी आंतों के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये 5 नंबर का नहीं, ये 4 नंबर का सवाल था, मिसप्रिंट था। ये हमारा 1 नंबर का है, ये भी हमारा 1 नंबर का था, और ये हमारे 2 नंबर के थे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सी वाला पार्ट्स। इसमें से सी और डी में से कोई भी हमें एक एक्सप्लेन करना था। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एन इनएफिशिएंट डाइजेशन प्रोसेस can lead nutritional deficiency and affect our body's energy level। अब हिंदी में बात करें, यदि पाचन की प्रक्रिया ठीक ना हो तो उसका शरीर की ऊर्जा और पोषण पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसको स्पष्ट कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी डाइजेशन प्रोसेस खराब है। डाइजेशन प्रोसेस अगर खराब है तो सबसे पहला जो लीड करेगा उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी होगी। किसकी कमी होगी, उसके अंदर कमी होगी मिनरल्स की, विटामिन्स की, और जो भी हमारे न्यूट्रिशंस पड़ते हैं फैट की, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी बॉडी। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो सारे न्यूट्रिशंस क्या हो जाएंगे, उनका लेवल कम होता जाएगा। तो न्यूट्रिशंस का लेवल कम, तो न्यूट्रिशंस की कमी होगी, और क्या होगा, बॉडी का एनर्जी लेवल। बॉडी का एनर्जी लेवल पे क्या असर पड़ेगा, बॉडी का एनर्जी लेवल भी हमारा डाउन हो जाएगा। एनर्जी क्यों डाउन होगी, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस जा ही नहीं रहे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन होगा, हमारे फंक्शंस भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 रीजन लिखने थे आपको। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। डिस्कशन द रोल ऑफ द इफेक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम्स in maintaining fluid balance and preventing the buildup of the toxin in the body, particularly in relations to the अनिता सिम्टम्स। अगर हम इसको हिंदी में पढ़े, क्या कहता है, उत्सर्जित तंत्र द्रव संतुलन बनाए रखने और विषाक्त पदार्थों के शरीर में जमाव को रोकने में कैसे सहायक है, अनीता के लक्षणों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, हमें क्या डिस्कस करना है कि रोल ऑफ इफेक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशंस यानी कि उत्सर्जन, हमारी बॉडी से जो रिलीज हो रहा है वेस्ट मटेरियल्स, वो हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हैं उनको बनने से हमारे क्या करता है, बचाव करता है। जितने भी हमारे टॉक्सिन्स बनेंगे बॉडी के अंदर वो रिलीज हो जाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं ड्यूरिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। तो ये किस तरह से रिलेशन मतलब सिम्टम से रिलेटेड है। जब उसके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गई, कब्ज बन गया, तो उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहे थे, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल्स था वो बॉडी से बाहर नहीं जा रहे थे, तो वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था। आपको याद रखना है एक्सक्रीटरी से होता क्या है, एक्सक्रीटरी हमारी किस लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक तो फ्लूइड को बैलेंस करती है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड है लिक्विड को बैलेंस करेगी। दूसरा, जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो बैलेंस करती है। ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं तो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलीज होते जाते हैं इन फॉर्म ऑफ द यूरिन, और जो भी हमारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स होता है, ठीक है, उससे रिलीज होंगे। तो 2 ही चीज आपको लिखनी थी, ये भी 2 नंबर का सवाल था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स अटेम्प्ट द आइदर ऑप्शन ए और बी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, 5 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें ए में 2 पार्ट्स दे रखे हैं, ए एंड बी। ये हमारा 2 नंबर का है, ये हमारा 3 नंबर का है। इसके अंदर 3 है, ये 1 1 के हैं, और ये लास्ट वाला हमारा 1 का है, ये 2 2 के हैं। ठीक है, लास्ट के 2। अब जरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेन हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक वेरिएशंस इन द पॉपुलेशंस। अब पॉपुलेशंस के अंदर, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। लैंगिक जनन किस प्रकार से जनसंख्या में आनुवांशिकता विविधता प्रदान करता है, इसको समझाइए। अब जेनेटिक वेरिएशंस, क्योंकि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशंस होता है 2 पेरेंट्स का, एक मेल गैमेट्स होते हैं, एक फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो दोनों के जब कंट्रीब्यूशंस होगा तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ के हमारे जो ट्रेड्स होते हैं डोमिनेट कर जाते हैं, कुछ के हमारे रेसेसिव रह जाते हैं, तो यहाँ पर वेरिएशंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना था, 2 या 3 लाइन के अंदर आप लिख सकते थे। ठीक है, नाउ हाउ डज रीजनरेशंस अकर इन द ऑर्गेनिज्म लाइक द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के आपका बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, जिसका दे रखा है प्लेनेरिया जैसे जीवों में पुनरुद्भवन।
पुनर्जनन कैसे होता है? अब एक छोटा सा प्लेनेरिया होता है, उसके अंदर अगर वो ब्रेक करता है अपने आप को या काट देते हैं हम उसको कितने भी पार्ट्स के अंदर, 2 या 3 पार्ट्स के अंदर, तो हर एक पार्ट्स बाकी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको खुद से ग्रो करता है, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। अगर मैंने इसके हेड वाले पार्ट्स को अलग कर दिया, तो हेड वाला पार्ट इसके बीच वाले बॉडी के पार्ट्स को और टेल वाले पार्ट्स को खुद से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैंने इसका मिड वाले पार्ट्स को ब्रेक कर दिया, काट के अलग कर दिया, तो बीच वाले पार्ट्स के अंदर ये ग्रो करेगा हमारा हेड वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट्स। इसी तरह से अगर हम टेल वाले पार्ट्स को क्या करेंगे, ग्रो अगर काट देंगे, तो ये हमारा बीच वाला और हेड वाला पार्ट्स अपने आप ग्रो करना लगेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या था, रीजनरेशन का पार्ट था। डिस्क्राइब द प्रोसेस आप बता सकते हो, उसका डायग्राम बना सकते हो। एक्सप्लेन इट्स बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस, इसका बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस यही है कि ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि इसमें लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए। ठीक है, ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है, ताकि सर्वाइव हो सके इसका। ठीक है, सर्वाइवल हो सके। नाउ वी कम टू द सेकंड वन, बी पार्ट। इसमें दे रखा है पहला, व्हाई डज फर्टिलाइजेशन अकर ओनली वंस इन ए मंथ इन ए ह्यूमन फीमेल, एक्सप्लेन, कि मानव मादा में निषेचन केवल एक बार प्रतिमाही क्यों होता है? तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि जो 28 डेज की साइकिल होती है, ओव्यूलेशन होता है, वो 28 डेज के अराउंड ही होता है। ठीक है, तो तभी क्या होगा, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन अकर होगा ओनली इन वन मंथ। तो इसी को एक्सप्लेन करना था आपको, ये 1 या 2 मार्क्स का था। नाउ वी कम टू द सेकंड वन, द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड स्टेट द नेसेसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंस ऑफ दिस लॉ। जन्म पूर्व लिंग निर्धारण पर कानून द्वारा रोक क्यों है, इसकी आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल है, ये तो बहुत ईजी है। अगर पहले से पता लग जाएगा प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आएगा वो इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हो सकता है, इसीलिए हमने क्या करा, इसको बाय लॉ हमने इसको प्रोहिबिटेड कर दिया, ताकि हमारी सोसाइटीज के अंदर ये रेशियो बैलेंस रहे। ठीक, उम्मीद है आपने ये लिखा होगा। Now we come to the next one. Where are human testes located and why? State there any one functions. मानव वृषण कहाँ स्थित होते हैं और क्यों, इनका एक कार्य लिखिए। तो उसके पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए। टेस्टिस हमारी बॉडी से, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके बाहर की साइड होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उनको टेम्परेचर हमारी बॉडी से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, ताकि वो फॉर्म कर सके उसको, जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं उनको, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को। ठीक है, और उसका मेन फंक्शन हमारा यही है, राइट, स्टेट देयर एनी वन फंक्शन। मेन फंक्शंस क्या होता है, टेस्टोन्स का फॉर्मेशंस करना। तो टेस्टोन्स हमारा कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है। उसके पीछे रीजन आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि हमारी बॉडी से इसलिए बाहर होते हैं ताकि टेम्परेचर बैलेंस रहे जितना उनको बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया बायो वाला पार्ट्स। अब